हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपकी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। इस लेक्चर में जो वीडियो बनाया जा रहा है उसको आप लोग अंत तक जरूर देखना। जब तक अंत तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आज का, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको पिछला वीडियो जो पढ़ाया गया है उसको जरूर देखना है। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ये टॉपिक चल रहा है ये टफ दिया है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, एक वीडियो छोड़ना नहीं है, लगातार पढ़ना है और पूरा वीडियो आपको देखना है। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था राउल के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में। तो उसमें आपको थ्योरी और उसके बारे में जो फिगर वगैरह था समझा दिया गया था, लेकिन जो धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन है आपको उसमें क्या है, उसका ग्राफ क्या है, कैसे बनेगा आपको नहीं बताया गया था। तो आप लोग आज यहाँ पर ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के लिए कैसे बनता है। तो पहले यहाँ पर धनात्मक विचलन के लिए और ऋणात्मक विचलन के लिए जो पढ़ाया गया था उसको लिख लेते हैं। धनात्मक विचलन और यहाँ पर ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन के लिए क्या था और ऋणात्मक विचलन के लिए क्या दिया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को पिछले वीडियो में जो बताया गया है उसको आप लोग समझ जाइए और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं। जो विलयन में देखिए वाष्प दाब कब निकाला जाता है, जब विलेय तथा विलायक दोनों द्रव अवस्था में थे, दोनों को मिलाया गया था, तो उसका क्या है वाष्प दाब, अलग अलग वाष्प दाब क्या था, और जब विलयन में मिला दिया गया दोनों को तब उनका वाष्प दाब क्या है, उसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो यहाँ पर लिखना है, मान लेते हैं विलेय, पहला जो द्रव है वो छोटी सी मात्रा में लिया गया है और उसको बोलते हैं विलेय। तो विलेय का वाष्प दाब P1 है, ये धनात्मक विचलन के लिए है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। और यहाँ पर P1 नॉट x1, यहाँ पर x1 क्या है, मोलंश है। उसके बाद क्या है, ये क्या है, विलेय के लिए हो गया। विलायक के लिए दूसरा द्रव है तो P2 शो करेंगे। ये भी क्या होगा, इसका वाष्प दाब अधिकतम होगा। क्या अधिकतम होगा, जब ये विलयन में रहेगा तब। जब ये अलग अलग हैं तो इनका वाष्प दाब कम होगा, लेकिन जब विलयन में घोल दिया जाएगा तो इनका वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर P2 का जो विलयन में P2 है उसका वाष्प दाब क्या है, अधिक होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा P2, यहाँ पर हो जाएगा X2, P2 नॉट X2। अब मान लेते हैं कुल विलयन जब दोनों घोला गया है तो उसका कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PT, P टोटल। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2, ये हो जाएगा। अब इसके ऋणात्मक विचलन के लिए क्या था, P1 कम रहेगा, P1 नॉट X1 कॉमा P2 के लिए क्या हो जाएगा, वही प्रोसेस करना है, सॉरी P2 नॉट X2। और यहाँ पर कुल विलयन के लिए जो दिखाना है क्या हो जाएगा, PT, इस बार क्या हो जाएगा, PT छोटा रहेगा, P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। तो ये पिछले वीडियो का थोड़ा सा भाग बताया गया है, जिससे क्या है आपको जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हर टॉपिक आपको समझना है। जहाँ भी क्लियर नहीं होता आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, इसलिए हर टॉपिक क्या है क्लियर होने चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर कोई विलयन है, अब विलयन कब बनता है, ये मान लेते हैं क्या है, विलयन है। अब विलयन कब बनता है, जब उसमें दो द्रव आपस में मिलाए जाते हैं या दो पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं। इसमें मान लेते हैं ब्लू कलर में क्या विलय है,
जो कि द्रव है। और ये ग्रीन कलर में जो दिया गया है ये क्या है, विलायक, और विलायक भी द्रव है। इसको द्रव 1 माना गया है, इसको द्रव 2 माना गया है। अब देखिए ध्यान से, इसमें दो पदार्थ मिले हैं, तो दो पदार्थों के मोल हैं, दो पदार्थों के मोल अंश हैं, दो पदार्थों का कुछ ना कुछ भाग है। तो पहले भाग को हम मान लेते हैं X1 भाग है, दूसरे भाग को हम मान लेते हैं X2 भाग है। तो पहले भाग और दूसरे भाग को जोड़ा जाए तो विलयन हमारा क्या तैयार होगा, 100% तैयार होगा। और यहाँ पर 100% को हम किससे शो कर देंगे, 1 से शो करेंगे। तो पूरे विलयन को हम किससे शो करते हैं, पूरे विलयन में जितना मोल अंश होता है उसको हम 1 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए विलय का मोल अंश कितना दिया गया है, X1, और विलायक का मोल अंश कितना दिया गया है, X2। दोनों का मोल अंश अगर विलय तथा विलायक को मिला दिया गया है, दोनों को जोड़ लिया जाए तो टोटल विलयन आएगा, और आपको विलयन कितना होगा, 100% तैयार होगा। यहाँ पर 100% को हम क्या मान लेते हैं, 1। कुल विलयन जो होता है वो क्या होता है, विलय तथा विलायक के मोल अंश को जोड़ लिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। अर्थात हमारा क्या है, पूरा विलयन तैयार हो गया है। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या है, इसी टॉपिक से आपको समझा देते हैं। क्योंकि राउल्ट का नियम जो पढ़े हैं उसके लिए फिगर क्या प्राप्त हुआ था, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ खींचने जा रहे हैं, ये धनात्मक विचलन के लिए मान लेंगे और यहाँ पर ऋणात्मक विचलन के लिए, दोनों साथ में हम खींच देते हैं आपको, जिससे समझ में आ जाए। ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं विलयन है, ध्यान समझिए, ये विलयन दिया गया है, कहा जाए कि इसमें केवल विलय मिला दिया जाए, विलायक न हो, इसको मिला दिया जाए इसमें और इसको ना मिलाया जाए, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा जब इसको मिलाया जाएगा ये नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या रखेंगे, X2 के स्थान पर 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे विलयन में X1 का भाग है, X2 का भाग नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर X1 का भाग रहेगा तो उसको 1 से शो कर देंगे, अगर X2 का भाग नहीं है तो उसको 0 से शो करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब इस स्थिति में देखते हैं कि X2 का भाग ना हो, जिसका भाग नहीं रहेगा, इसमें जिसका भाग नहीं रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। और इसमें भैया देखिए अगर X2 का भाग 0 है, इसको 0 रख दिया जाए तो X1 बराबर 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, X1 बराबर कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ पर अगर X1 को आपकी बार 1 भाग को, पहले भाग को विलय को क्या किया जाए, रखा जाए और विलय को हटा दिया जाए, विलय को निकाल लिया जाए तो कौन बचेगा, आपकी बार विलय बच जाएगा, यहाँ पर आएगा 1। अब देखिए इसको ध्यान से समझना है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। यहां पर देखिए कौन सा विलायक है, कौन सा पदार्थ है इसमें, देखिए इसमें द्रव 1 द्रव 2 दिया गया है, दोनों मिले हुए हैं। तो इस कंडीशन में कौन सा द्रव है और कौन सा द्रव अनुपस्थित है, तो इसमें द्रव 1 अर्थात विलय पदार्थ इसमें है, अब विलायक इसमें से निकाल लिया गया, अर्थात जब विलायक इसमें नहीं रहेगा तो विलायक को हम कर देंगे 0, केवल विलय रहेगा। तो विलय की कंडीशन में अगर इसमें विलय है तो वाष्प दाब कौन लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा, इसके कारण वाष्प दाब लगेगा। अब देखिए इसके कारण जो वाष्प दाब लगेगा वो लगेगा कितना, P1 नॉट लगेगा। यहां पर देखिए यहां पर X2 उपस्थित है, अगर X2 उपस्थित है तो वाष्प दाब कौन लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा 2 वाला, तो यहां पर क्या आ जाएगा, P2 नॉट। यहां पर ऐसा दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा। अगर बुक में कभी कभी क्या है, इसका जब उल्टा दिया रहता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप चाहे इस तरफ मान लो इसको और चाहे इस तरफ मान लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर X2 क्या है, 0 दिया गया है। अगर इस लाइन पे देखिए ये क्या है, ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब बढ़ेगा और दाईं तरफ चलेंगे तो हम क्या है, मोल अंश बढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा,
इस तरफ चलेंगे, दाएं तरफ चलेंगे तो जो विलयन में पदार्थ मिले हैं उनका मोल अंश बढ़ेगा। इस तरफ चलेंगे मोल अंश बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में F2 अर्थात प्रारंभ में यहाँ पर ये क्या है, अनुपस्थित है। अर्थात जो ग्रीन कलर का है वो अनुपस्थित है, तो केवल ब्लू कलर वाला ही बचेगा, अर्थात विलय ही बचेगा। तो इसका वाष्प दाब जो लगेगा धीरे धीरे क्या है, ऊपर की ओर। H2 का वाष्प दाब क्या है, धीरे धीरे क्या है, ऊपर की ओर उठेगा। क्योंकि जैसे जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे इसमें विलायक मिलाते जाएंगे तो विलायक भी वाष्प दाब ऊपर की ओर लगाता जाएगा। तो ये जो वाष्प दाब लगा रहा है उसको हम शो कर देंगे ऐसे, 16 का पेड़ बन गए। चलो ऐसे सीधा खींचना है आपको। यहाँ पर ये किसका वक्र दे दिया गया, ये आ गया आपका P2 का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 0 है, यहाँ पर x1 0 है। लेकिन जैसे जैसे x1 को मिलाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसमें ये ग्रीन वाला नहीं है तो ब्लू वाला ना हो, और धीरे धीरे ब्लू वाला मिलाते जाएंगे तो ब्लू वाला भी अर्थात विलय भी वाष्प दाब लगाएगा। तो वाष्प दाब अभी 0 है इस लाइन पर। लेकिन जब ग्रीन वाले को विलय को मिलाएंगे वो भी क्या वाष्प दाब लगाएगा। तो वाष्प दाब धीरे धीरे क्या ऊपर की ओर उठेगा। तो हमारा ग्राफ क्या प्राप्त हो जाएगा ऐसे। और ये किसका आ गया, P1 का। ये P1 का वाष्प दाब है और वो क्या दिया गया है, P2 का वाष्प दाब दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए टोटल के लिए निकालना है। देखिए इसके लिए वाष्प दाब भैया P2 आ गया ना, और इसके लिए वाष्प दाब P1 नाप आ गया। लेकिन टोटल निकालना है कुल विलयन का। जब दोनों इसमें है विलय भी, अर्थात इसमें विलय भी है और विलायक दोनों मिले हैं, तो दोनों जब मिलाए जाएंगे तो वाष्प दाब अधिकतम लगेगा। क्योंकि अकेला बंदा क्या है, अधिकतम दाब नहीं लगा पाता। जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो क्या है, अधिकतम दाब लगेगा। तो विलय विलायक जब उपस्थित होंगे तो अधिकतम दाब लगेगा। इस स्थिति में जो दाब लगेगा अधिकतम लगेगा। और इसको हम क्या है ऐसे मिला देते हैं, इसको लिखते हैं क्या, P टोटल, मतलब कुल दाब विलयन का। जब दोनों उपस्थित है तो कुल दाब क्या है, इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट H2, यहाँ पर ये हो जाएगा। या तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं P1 प्लस P2 लिख सकते हैं, क्योंकि P1 और P2 का मान ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या धनात्मक विचलन के लिए आपको बताएंगे क्या होता है। धनात्मक विचलन के लिए स्थिति क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। धनात्मक विचलन के लिए ये धनात्मक विचलन है। अब देखिए P1 का मान P2 का मान क्या है, वाष्प दाब से अधिक बढ़ रहा है। देखिए वाष्प दाब इतना है, इससे क्या है ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो P2 और P1 का मान है वो धीरे धीरे क्या है, वक्र के नीचे आएगा कि वक्र के ऊपर जाएगा। अब धनात्मक विचलन है तो वाष्प दाब जब बढ़ेगा तो विचलन हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक। धनात्मक हमेशा ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर नहीं होता। तो विचलन यहाँ पर ऊपर की ओर दिखाएंगे। यहाँ पर ये ऐसे डाट डाट कर देते हैं। इसमें धनात्मक विचलन ये आ गया और इस रूप में धनात्मक विचलन ऐसे आएगा। और टोटल इसमें भी धनात्मक विचलन, Pt का मान अधिकतम है, Pt का मान अधिकतम है तो इसका धनात्मक विचलन ऊपर की ओर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धनात्मक विचलन क्या होता है। यहाँ पर Pt क्या हो जाएगा, बड़ा होगा P1 प्लस P2 से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस वक्र के लिए क्या आ जाएगा, P2 बड़ा होगा P2 नॉट F2 से। और यहाँ पर इस वक्र के लिए क्या हो जाएगा, P1 बड़ा होगा, सॉरी ये P2 के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर P1 के लिए क्या आ जाएगा, P1 नॉट F2। ये क्या है, धनात्मक विचलन आया। विलयन के लिए
जो राउल्ट का नियम है उससे धनात्मक विचलन जो है उसके लिए आप लोग समझ गए होंगे कि जब अलग अलग विलयन होता है, अलग अलग विलय तथा विलायक होता है, दोनों द्रव अवस्था होते हैं, तो उनका दाब अलग अलग जो होता है कम होता है। लेकिन जब मिला दिया जाएगा तो उनका वाष्प दाब क्या हो जाता है, बदल जाता है, या तो अधिकतम हो जाएगा या तो न्यूनतम हो जाएगा। कुछ पदार्थ हैं जिनको मिलाते हैं तो वाष्प दाब अधिकतम होता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको मिलाएं तो वाष्प दाब न्यूनतम हो जाता है। आपको उदाहरण सहित बताया गया है, पिछले वीडियो को जरूर देख लेना, तभी ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ऋणात्मक विचलन के लिए आप लोग खुद ही जान सकते हो, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर x1, सेम प्रोसेस आपको करना है। x1 = 1 और यहाँ पर x2 क्या होगा, 0। अगर x2 0 लिया जाएगा तो x1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर x2 1 ले लिया जाए तो x1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। राउल्ट का नियम पहले लिखते हैं। राउल्ट के नियम के लिए क्या आ जाएगा, P2 नॉट, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, P1 नॉट। उसके बाद इसको मिलाएंगे, राउल्ट का नियम है, टोटल P टोटल बराबर हो जाएगा P1 + P2। और ऋणात्मक विचलन के लिए भैया आप लोग आसानी से दिखा सकते हो। इसमें अगर वक्र ऊपर की ओर बढ़ रहा है सब में, तो इसमें क्या आ जाएगा, नीचे की ओर वक्र आएगा, क्योंकि ऋणात्मक विचलन है। तो जितना वाष्प दाब देंगे उससे कम आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे की ओर ग्राफ को दिखा देंगे। तो आप लोगों को जितना इसमें लिखा गया है आपको उतना इसमें भी दिखा देना है कि इसमें ऋणात्मक विचलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेना, फिगर को जरूर ड्रॉ करना। अब अगला दिया गया साम्य वाष्प दाब। ये बहुत आसान है। साम्य वाष्प दाब क्या होता है, समझिए ध्यान से। मान लेते हैं घरों में क्या करते हैं, हम एक भगोना लेते हैं और उस पर थाली रख देते हैं। समझिए टेम्परेरी ये मान लेते हैं, ये क्या है, द्रव को भर दिया गया है। ये क्या दिया गया है, द्रव को भर दिया गया है। अब पात्र को क्या किया गया है, बंद किया गया है, और इसमें मान लेते हैं जल को भरा गया है या किसी अलग प्रकार का द्रव भरा गया है। अब बताइए, ये जब इसको वायुमंडल में रखा जाएगा, जब वायुमंडल में रखा जाएगा तो ये वाला द्रव जो है वाष्प में बदलने लगेगा। ध्यान समझिएगा, जब इसको बंद करके रखा जाएगा तो किसमें बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। ये धीरे धीरे किसमें बदलने लगेगा, वाष्प में बदलेगा। वाष्प में बदलेगा। जो वाष्प में बदल रहा है ये क्या है, बर्तन पर क्या लगाएंगे, दाब। ध्यान से देखिए, ये क्या है, बर्तन में बंद किया गया द्रव को, और द्रव वाष्प में बदल रहा है। तो वाष्प जो है फ्री अवस्था में होता है, इधर उधर घूमता है, बर्तन की सतह से टकराता है, तो बर्तन की सतह पर क्या लगाएगा, दाब। क्या लगाएगा, दाब। अब देखिए, मान लेते हैं जब इसको प्रारंभ में रखा जाए तो वाष्प की मात्रा कम होगी। ध्यान समझिए, वाष्प की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो ये दाब कम लगाएगा। जितनी देरी तक इसको रखेंगे वाष्प उतना ही बनेगा, और जितना ही वाष्प बनेगा उसका दाब क्या है, और अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, उसका दाब क्या हो जाएगा, अधिकतम होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको क्या करेंगे, और देरी तक रखेंगे तो ये क्या है, धीरे 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 वाष्प में बदलता रहेगा। ये बर्तन के साथ फिर किस पर दाब लगाने लगेगा, द्रव पर भी दाब लगाने लगेगा। क्यों, क्योंकि जब क्या है, वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी, वाष्प की मात्रा अधिकतम हो जाएगी, तो बर्तन के साथ साथ, जब बर्तन पर जो दाब लगा है उसके साथ साथ ये द्रव पर भी दाब लगाने लगेगा। तो द्रव पर दाब कब तक लगेगा, ध्यान समझिए, द्रव पर दाब कब तक लगेगा, जब तक ये द्रव वाष्प में बदलता रहेगा। हमेशा वाष्प में नहीं बदलेगा भैया। ये कब तक बदलेगा, जब तक इसका दाब और इसका वाष्प दाब, द्रव का दाब, वाष्प का दाब, देखिए ध्यान से, द्रव भी दाब लगाएगा वाष्प पर और वाष्प भी दाब लगाएगा द्रव पर, दोनों का दाब बराबर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं साम्य की स्थिति।
क्या बोलते हैं, साम्य की स्थिति। तो कोई भी द्रव अगर पात्र में रखा जाता है तो द्रव वाष्प में कब तक बदलता है, जब तक कि वाष्प का दाब द्रव के दाब के बराबर नहीं हो जाता। इसी स्थिति को हम बोलते हैं वाष्प साम्य वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब। ये आपको समझ में आ गया होगा। इनके बीच क्या आ जाता है, साम्य अवस्था आ जाती है, साम्य अवस्था आ जाती है। ये आपको समझ में आ गया। ये कंडीशन जितना बताया गया आपको इसमें दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वथनांक क्या होता है। आप लोग 9th में 8th में पढ़ेंगे क्वथनांक क्या होता है, लेकिन जो पढ़ाया गया है वो छोटा था। आपको विधिवत पढ़ना है, आपको प्रैक्टिकली पढ़ना है, समझना है कि क्वथनांक क्या होता है। वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। ध्यान समझिए इसमें क्या दिया गया, इससे समझ लीजिए। कोई विलयन बनाया गया, अब विलयन का वाष्प दाब जो आएगा वायुमंडलीय दाब क्या है, जो हमारा वायुमंडल है इसमें जो गैसें हैं वायु है वो भी दाब लगाती है, प्रत्येक वस्तुओं पर दाब लगाती है। तो चाहे छोटी वस्तुएं हो चाहे बड़ी वस्तुएं सब पर क्या है, वायु दाब लगाती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर कोई पात्र लिया जाए और इस पात्र में हम क्या करेंगे, दाल को पकाएंगे। अभी हम समझते हैं टेम्परेरी इसको, आपको समझ में आ जाएगा। जब इसको इसमें क्या किया जाएगा, दाल को हम पकाएंगे। अभी ये बर्तन खुला हुआ है, पहले समझ लीजिए बर्तन क्या है, खुला हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे तो जो इसमें द्रव है, जो जल भरा गया है वो क्या है, धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगेगी। क्या बदलने लगेगी, वाष्प में बदलने लगेगी। और इसमें जो दाल रखी गई है वो दाल धीरे धीरे पकना प्रारंभ कर देगी। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, गांव में कहते हैं कि तेजी से जलाओ और क्या दाल जल्दी से पक जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप तेजी से जलाते हो तो जो इसमें पानी भरा गया है, द्रव भरा गया है, वो क्या है, अधिकतम वाष्प में बदल जाएगा। और जब वाष्प में बदलेगा तो दाल नहीं पकेगी और पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब इसको हम धीरे धीरे पकाते हैं, ध्यान समझिएगा, जब धीरे धीरे पकाते हैं तो जो बाहर का वायुमंडलीय दाब है, जो बाहर का वायुमंडलीय दाब है, इस जो जल में जल का वाष्प दाब है, दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। याद रखिएगा, जब वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब है और ये जो है नीचे जो लगा है वाष्प दाब, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ना ये भैया वाष्प में बदलेंगे और ना ये क्या है, अधिकतम दाब लगा पाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे तब ये दाल क्या है, पकने लगेगी। दाल धीरे धीरे पकना प्रारंभ कर देगी। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इसका टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, हाई, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर ज्यादा हो जाएगी, इसकी पावर ज्यादा होगी, इसका दाब अधिक हो जाएगा। जब इसका दाब अधिक हो जाएगा तो ये धीरे धीरे किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदलेगा। तो सारा जल जो इसमें है वाष्प में बदल जाएगा और दाल क्या है, नहीं पकेगी। तो दाल कब पकेगी, जब वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाएं तब। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा कि कोई भी प्रोसेस कब तक होता है, जब तक वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर नहीं हो जाते। तो ये आप लोगों ने एक सुंदर सा उदाहरण आपको दिया गया जो कि घरों में हम लोग करते हैं। कभी कभी क्या है कि खाना पकाते समय कहते हैं तेजी से जलाते रहो पक जाएगा, ऐसा नहीं होता क्योंकि सारा पानी वाष्प में बदल जाता है। अब मान लीजिए प्रेशर कुकर का प्रयोग कर रहे हो, तब क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्रेशर कुकर है, अब इसमें क्या पकाना है, आपको दाल को पकाना है। प्रेशर कुकर में आपको
दाल पकाना है। ध्यान समझिएगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है? अधिकतम। ये देखिए ध्यान से, ये जो दाब है कुकर के अंदर दाब, कुकर का दाब, इसके अंदर जो दाब है वो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ध्यान समझिएगा, ये वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो बाहर का दाब है, बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर जो चारों ओर दाब है किसका दाब है? वायुमंडलीय दाब का। लेकिन कुकर तो बंद होता है, कुकर के अंदर दाब अधिकतम बनता है। कुकर के अंदर दाब क्या होता है? अधिकतम होता है। वाष्प दाब, यहाँ पे जो द्रव भरा गया है इसको गर्म किया जाए तो धीरे धीरे क्या वाष्प में बदलना प्रारंभ करेगी। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है बताइए। यहाँ पर इसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर था जो नीचे की ओर लग रहा है। इसमें जो कुकर के अंदर दाब लग रहा है ढक्कन बंद करने के बाद, वो वायुमंडलीय दाब से क्या है? अधिक है। तो बताइए, इसको अगर और तेजी से गर्म किया जाए तब भी क्या है? वाष्प में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला दाब अधिक है। किससे अधिक है? वायुमंडलीय दाब से। जितने ताप पर ये वाष्प में बदलेगा उतने ताप पर ये वाष्प में नहीं बदलेगा। इसीलिए कुकर में हम 100 डिग्री से अधिक ताप दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें 100 डिग्री से अधिक ताप देंगे तो सीधा द्रव किसमें बदल जाएगा? वाष्प में बदलेगा। लेकिन कुकर के अंदर 100 डिग्री से ज्यादा ताप देंगे तब भी क्या है? ये वाष्प में नहीं बदलेगा, क्योंकि कुकर के अंदर का दाब अधिकतम होता है और नीचे का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? जब लगाएगा तो ये वाष्प दाब कम होगा। कम वाष्प दाब होने के कारण दाल क्या है? आसानी से पकेगी। इसीलिए क्या है? कुकर में अधिक ताप देने पर दाल आसानी से बन जाती है। लेकिन क्या है, इसमें अगर ताप दे दिया जाए तो इसमें क्या है? द्रव वाष्प बदलेगा और क्या है? ये दाल नहीं पकेगी। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसको घरेलू उदाहरण के साथ मैंने समझा दिया है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए जिससे अन्य बच्चों की सहायता भी हो सके। तो इसको नोट्स कर लेना और अच्छे से प्रिपेयर करना। रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। जय हिंद।